अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी धड़कनों को करार दो, ये उसका तीसरा पार्ट है जिसकी राइटर है मरियम अजीज। चले आए शुरू करते हैं बगैर किसी देर के। गलत फहमी है आपकी। मंगनी कोई ऐसा रिश्ता नहीं जिससे आपको कोई हक मिल जाएगा। आप ये ना समझें कि मैं अगर अंगूठी पहन लूंगी तो आपसे शादी भी कर लूंगी। कभी नहीं, मैं ये मंगनी ही तोड़ दूंगी। शायद 3 साल पहले अपनी कही हुई बातें आप भूल चुके हैं, लेकिन मैं नहीं भूली। आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते, फिर भी शादी करना चाहते हैं। मैं जानती हूँ क्यों। क्योंकि उस दिन आपने तलहा की अम्मी की बातें सुन ली थीं और आपको मुझ पर तरस आ गया होगा। लेकिन मुझे आपके तरस की कोई जरूरत नहीं। मैं किसी ऐसे शख्स के साथ सारी जिंदगी नहीं गुजार सकती जिससे मैं नफरत करती हूँ। वो उसकी आंखों में देखते हुए बड़े बेखौफी से बोल रही थी। वो मुस्कुराया और अपने हाथों में दबे उसके हाथों को इस कदर जोर से दबाया कि उसकी चीख निकल गई। उसकी आंखें खुद ही झुक गईं। उसने डुबडुबाई आंखों से दोबारा उसकी तरफ देखा। तुम्हारी बदतमीजी का इनाम है ये। तैमूर ने उसके हाथ छोड़ दिए तो उसने सुर्ख होते हुए हाथों को देखा। आप दर्द के अलावा और दे भी क्या सकते हैं? वो रोते हुए बोली और तेजी से अंदर की तरफ भाग गई। मंगनी का इंतजाम हॉल में था। सो ब्यूटी पार्लर से वो और सहर सीधे हॉल में पहुंचे थे। मेरी बेटियां तो बहुत प्यारी लग रही हैं, हलीमा ने दोनों को प्यार करते हुए कहा तो सहर उनके गले लगकर रो पड़ी, जबकि वो खुद भी आबदीदा हो गई। माहरूफ की नम आंखें देखकर इन्होंने उसे भी गले लगा लिया। अम्मी, तानिया तेजी से अंदर दाखिल हुई। उसके साथ सलमान और रखशंदा भी थे। तानिया ने आहिस्ता से उनके कान में कुछ कहा तो वो परेशानी से उसकी शक्ल देखने लगी। ये लड़का तो बिल्कुल पागल हो गया है। उसके साथ वो चारों बाहर निकल गए। सहर और माहरूफ ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। तभी शर्जील की बहन अंदर आई। वो सहर के कान में आहिस्ता से कुछ कहने लगी। कई खूबसूरत रंग उसके चेहरे पर ठहर गए। माहरूफ एक टिक इसे देखने लगी। कुछ देर बाद वो लोग सहर को रस्म के लिए बाहर ले गए। तभी सलमान और शेराज के साथ एक आदमी चला आया और उनके पीछे तानिया, रखशंदा और हलीमा भी थे। वो हैरत से उन्हें देखने लगी, लेकिन जब उस आदमी ने तैमूर मुजफ्फर के लिए उससे इकरार मांगा तो हैरत की शिद्दत उसकी आंखें मामूल से ज्यादा खुल गई। उसने अपनी माँ की तरफ देखा तो वो उसके करीब आ गई। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। वो इतना धीमा बोली कि वो मुश्किल से सुन सकी थी। कुछ देर वो साकित नजरों से सामने पड़े निकाहनामे को देखती रही। आखिर उसने कांपते हुए हाथों से निकाहनामे पर साइन कर दिए। हलीमा ने बेसाख्ता आगे बढ़कर उसका माथा चूमा और जब सलमान ने उसके सर पर हाथ रखा तो वो बेख्तियार दोनों हाथों में मुंह छुपाकर रो पड़ी। कभी उसने ये ख्वाहिश की थी और आज हादसाती तौर पर उसकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई थी, लेकिन वो खुश नहीं थी। एक जामिद खामोशी थी उसके अंदर। निकाह वाले दिन वापसी पर तैमूर ने उससे कहा, तुमने मंगनी तोड़ने की बात की थी और मैंने तुमसे मुतल्लिक तमाम हकूक हासिल कर लिए हैं। और वो कुछ भी नहीं कह सकी थी। वो हैरान थी कि वो तैमूर कहाँ गया जो उसकी छोटी छोटी ख्वाहिश का ध्यान इसलिए रखता था कि उसे तकलीफ ना हो, और अब उसकी आंख में आंसू ना देख सकने वाला शख्स अब खुद उसे रुला रहा था। वो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। अब उसके पास एक ही सूरत थी और वो रास्ता तलहा था। वो तानिया से मिलने नीचे आई थी, लेकिन लाउंज में सबको इकट्ठा बैठा देखकर वो घबरा कर वहीं खड़ी हो गई। लेकिन मुसीबत ये थी कि वो अब नीचे आ चुकी थी और तानिया भी उसे देख चुकी थी। जब से तैमूर के साथ इसका निकाह हुआ था, सलमान और सहर ने इसका नाक में दम कर रखा था, इसलिए वो उनके सामने आने से कतराती थी। वो सबको सलाम करके सहर के साथ बैठ गई। इसने सलमान और सहर के चेहरे की तरफ देखने से गुरेज किया था। माहरूफ तुम्हारा देवर देवरानी लाने की बातें कर रहा है। तानिया की बात पर उसने सलमान की तरफ देखा। भाई मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि अब भाई भी शादी कर रहे हैं और सारे घर पर इनका राज है और उनके दिल पर माहरूफ का राज है। इससे पहले कि सब जगह ये छा जाए मैं अपनी बीवी ले ही आऊं, शायद इसे थोड़ी सी जगह मिल ही जाए। क्यों भाभी? सलमान के शरारत से कहने पर सब मुस्कुराने लगे, जबकि वो परेशान हो गई। तभी मोमिन भागता हुआ इसकी तरफ आया तो वो उसकी तरफ मतवज्जा हो गई। खाला, आप मेरी मामी हैं? मोमिन की बात पर वो चुप की चुप रह गई, जबकि उन तीनों के कहके बुलंद हुए। मोमिन, आपसे किसने कहा? सलमान ने उसका बाजू पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया। तैमूर मामू ने। मैं अब खाला को मामी क्यों कहूंगा? मोमिन की मासूमियत इसके लिए मुसीबत बनती जा रही थी। इसलिए बेटा, क्योंकि माहरूफ अब मामू की दुल्हन है।
तभी तैमूर की गाड़ी के हॉर्न पर उसकी धड़कन एकदम तेज हुई और उसी तेजी से वो खड़ी हो गई। आराम से भाभी बेगम, आपके मजाजी खुदा ने अंदर ही आना है। उसकी इस हरकत को सलमान ने अपने अंदाज में ले लिया। क्या बात करते हो सलमान, आराम से कैसे बैठ सकती है? अच्छी बीवियां अपने शोहर का इस्तकबाल मुस्कुराते हुए गेट पर करती हैं। सहर ने भी लुकमा दिया तो तानिया खिलखिलाकर हंस पड़ी, जबकि उसकी शक्ल रोने वाली हो गई थी। रक्षंदा ने नजर उठाकर उसका सुर्ख चेहरा देखा। अरे माहरूख, शर्माओ मत, जाओ तैमूर से मिल आओ। ये ना हो हमारे सामने बात भी ना करे बेचारा, शर्मीला जो है। तानिया के शरारत भरे अंदाज पर उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे थे। वो हलीमा की तरफ बढ़ी तो उन्होंने उसे अपने पास बिठा लिया। हर वक्त उसके पीछे मत पड़े रहा करो, पहले ही मेरी बच्ची ने नीचे आना छोड़ दिया है। हलीमा ने उन्हें बज़ाहिर डांटा, लेकिन उनके होंठ मुस्कुरा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। अंदर दाखिल होते ही तैमूर ने सबको मुश्तरका सलाम किया। मारूफ को वहां बैठा देखकर वो हैरान हुआ। तो कब आई? तानिया के करीब बैठते हुए उसने पूछा। तानिया तैमूर से बातें करने लगी। उस दौरान उसका दिल पूरी रफ्तारी से धड़क रहा था। निकाह के बाद पहली बार उनका सामना हो रहा था और वो तैमूर के सामने अपना रिकॉर्ड नहीं लगवाना चाहती थी। भाई, आपकी गाड़ी का हॉर्न सुनते ही मारूफ बेख्तियार खड़ी हुई थी, लेकिन इतने ज्यादा जालिम समाज की मौजूदगी में बाहर नहीं जा सकी, लिहाजा आप उससे मिल लें, लेकिन बाद में। हो सकता है हमारे सामने आप रोमांटिक डायलॉग ना बोल सकें। सलमान की जुबान तेजी से चल रही थी। तैमूर ने मुस्कुराकर बड़ी भरपूर नजरों से उसके घबराए हुए चेहरे को देखा। उसको बगौर माहरूफ की तरफ देखता पाकर तानिया शरारत से खांसी। तैमूर, अगर तुम कहो तो हम उठ जाएं? नेकी और पूछ पूछ, तानिया के पूछने पर सलमान तेजी से बोला। मेरा ख्याल है भाई शर्मा रहे हैं। सहर ने शरारत से कहा। वो सब जानते थे कि निकाह के बाद वो पहली बार आमने सामने आए हैं, इसलिए उनकी शोखियां अरूज पर थीं। जबकि उसकी जान हवा हो रही थी। वो एकदम खड़ी हुई। कहाँ जा रही हो? सहर जल्दी से बोली। मुझे नोट्स बनाने हैं। उसकी आवाज कांपने लगी। बैठ जाओ मारूफ भाई, इतनी दूर बैठे हैं, अब इतनी दूर से आंखों ही आंखों में तुम्हें निगलने से रहे। सलमान ने कहने के साथ उसे हाथ पकड़कर बिठा लिया। वैसे एक बात तो बताओ, तुम लोगों का चक्कर कब से चल रहा था? सलमान ने उसके कान के पास सरगोशी की, लेकिन सरगोशी इतनी बुलंद थी कि सबने बाआसानी सुन ली थी। उसने इल्तिजा करती नजरों से उसे देखा, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। वैसे हमें खुद अंदाजा कर लेना चाहिए था, जब भाई हर वक्त माही माही कूकते रहते थे और तुम तैमूर भाई करती रहती थी। अब तो शायद तैमूर जी या जान का इजाफा करती होगी। सलमान की बात सब कहका लगाकर हंस पड़े। अम्मी, मैं अरूज की तरफ जा रही हूँ, उसने किचन के दरवाजे पर खड़े होकर उनसे कहा, लेकिन वो उसकी तरफ मुतवज्जा हुए बगैर अपने काम में मगन रही। वो कुछ देर उन्हें देखने के बाद बाहर निकल आई। आज उन चारों सहेलियों ने अरूज के घर जमा होना था। इन सब ने उससे निकाह की खुशी में ट्रीट मांगी थी। जब वो लॉन में पहुंची तो तैमूर गाड़ी का दरवाजा खोल रहा था। उसे देखकर रुक गया, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करते हुए गेट की तरफ बढ़ने लगी। कहाँ जा रही हो माही? तैमूर ने उसके करीब आकर पूछा। आपको बताना जरूरी है? इस जवाब पर एक पल के लिए वो खामोश रह गया। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, वो फिर संभल कर बोला। उसकी जरूरत नहीं, वो रखाई से जवाब देकर गेट की तरफ बढ़ी, जब अचानक तैमूर ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। माही, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? क्या तुम अब तक मुझसे नाराज हो? तैमूर के चेहरे पर बहुत बेबसी थी। मारूफ ने झटके से अपना हाथ खींचा। मैं आपसे क्यों नाराज होने लगी? नाराज तो उनसे हुआ जाता है जिनसे आपका कोई रिश्ता हो, जबकि मेरा और आपका तो कोई रिश्ता ही नहीं। और कागज का रिश्ता आपने जोड़ा है, मैं उसे नहीं मानती। इस दौरान उसने एक बार भी तैमूर की तरफ नहीं देखा था। अरूज के घर पहुंचने तक उसने खुद को नॉर्मल कर लिया था। गाड़ी सिद्रा के पास मौजूद थी, लिहाजा वो सब KFC आ गए। कितनी हैरत की बात है, शादी समीन और अरूज की होने वाली थी और ट्रीट मारूफ दे रही थी। सिद्रा ने कोक पीते हुए कहा। भाई, हम तो मंगनी में गए थे, वहां पता चला निकाह है। अरूज ने मुस्कुराकर मारूफ को देखा। भाई, उस दिन मारूफ प्यारी भी तो इतनी लग रही थी। तैमूर ने सोचा होगा ये मौका जाया नहीं करना चाहिए। समीन के कहने पर वो तीनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे वो कैप्टन तलहा तो नहीं? सिद्रा की आवाज पर मारूफ बेख्तियार पलटी थी। वो वाकई तलहा ही था जो किसी लड़की के साथ अंदर दाखिल हो रहा था। मारूफ की आंखें चमक उठी। वो इन तीनों से एक्सक्यूज करके तलहा की तरफ बढ़ी। उसकी धड़कन बहुत तेज थी, लेकिन टेबल से कुछ फासले पर उसे रुकना पड़ा। मैंने आज से पहले तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की नहीं देखी, वो इस लड़की से कह रहा था।
इन दोनों की मारूफ की तरफ पुश्त थी। मैं तुम्हें पहली नजर में ही पसंद करने लगा था, लेकिन लगता है अब तुमसे मोहब्बत करने लगूंगा। तलहा के हर लफ्ज के साथ मारूफ को लग रहा था वो लम्हा बेलम्हा जमीन में धंसती जा रही है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो धुआं धुआं चेहरे के साथ वापस पलटी। क्या हुआ मारूफ, तबीयत ठीक है तुम्हारी? समीन ने उसके सफेद पड़ते चेहरे को देखकर पूछा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, घर चलते हैं, वो बड़ी दिक्कत से बोली थी। सितरा के जाने के बाद कितनी देर तक वो इंतजार करती रही, लेकिन सलमान नहीं आया। आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हड़ताल थी। सुबह सलमान उसे छोड़कर गया था, अब भी उसे ही लेने आना था, लेकिन उसके दिए हुए टाइम से भी आधा घंटा ऊपर हो चुका था। ऊपर से तेज बारिश और गहरे बादलों ने दोपहर को शाम में बदल दिया था। उसने घबरा कर ग्राउंड पर नजर डाली। सिर्फ चंद स्टूडेंट्स थे जो शेड्स के नीचे खड़े थे। वो तेजी से बाहर निकली। यूनिवर्सिटी के सामने फोटो स्टेट शॉप तक पहुंचने में वो काफी हद तक भीग गई थी। ऊपर से सर्दियों की बारिश, वो बकायदा कांप रही थी। मुझे एक फोन करना है, उसने काउंटर के पीछे खड़े लड़के से कहा तो उसने टेलीफोन उसके आगे सरका दिया। कुछ देर के बाद सलमान ने फोन उठा लिया। मारूफ, एक्चुअली एक इमरजेंसी हो गई है, इसलिए मैं तुम्हें लेने नहीं आ सकता। उसके पूछने पर सलमान ने बताया। तो अब मैं क्या करूं? उसने घबराकर बाहर तेजी से बरसती बारिश को देखा। मारूफ, तुम ऐसा करो, भाई को फोन कर लो। कुछ देर बाद उसने सलमान की आवाज सुनी। सलमान ने उसे तैमूर के मोबाइल और ऑफिस का फोन नंबर लिखवाकर अजलत में फोन बंद कर दिया। फोन रखकर वो कितनी देर तक बाहर देखती रही। तभी दो लड़के दुकान में दाखिल हुए थे, तो वो दुकान के दरवाजे के पास खड़ी हो गई। लेकिन कब तक वो ऐसे खड़ी रह सकती थी? आखिरकार हिम्मत करके इसने तैमूर का सेल नंबर डायल किया, लेकिन वो ऑफ था। काउंटर पर खड़ा वो लड़का अब आने वाले दोनों लड़कों से बातें करने लगा। वो तीनों उसकी तरफ मुतवज्जो थे। उसने घबराकर अपनी शॉल को सही किया और उसके ऑफिस का नंबर मिलाने लगी। मुझे तैमूर मुजफ्फर से बात करनी है। दूसरी तरफ किसी लड़की ने फोन उठाया था। सॉरी मैम, सर इस वक्त बिजी हैं, आप थोड़ी देर तक फोन करें। देखें प्लीज, मेरा उनसे बात करना बहुत जरूरी है। हमें उन्होंने डिस्टर्ब करने से मना किया है। आप उन्हें कहें माही माहरूफ का फोन है। पता नहीं कैसे उसके मुंह से माही निकल गया था, और पता नहीं क्यों उसे यकीन था उसका नाम सुनकर वो सारी मसरूफियत तर्क कर देगा। और वही हुआ। चंद सेकंड्स बाद वो लाइन पर था। हेलो माही, सब ठीक तो है ना? इसकी आवाज में हैरत थी। आप मुझे लेने आ सकते हैं? कुछ सर्दी और कुछ घबराहट के मारे उसकी आवाज कब आने लगी थी। कहाँ हो तुम? मैं यूनिवर्सिटी के सामने फोटो स्टेट शॉप पर हूँ। अब वो रो पड़ी। मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। साथ ही लाइन मुनक़ता हो गई। उसकी फैक्ट्री से यूनिवर्सिटी का रास्ता 20 मिनट का था। रैश ड्राइविंग के साथ भी वो 15 मिनट तो जरूर लेता। पीछे खड़े लड़कों ने अब गाना शुरू कर दिया था। बारिश की वजह से वो बाहर भी नहीं निकल सकती थी। पहले ही वो काफी भीग चुकी थी। सर्दी के मारे उसके होंठ नीले हुए जा रहे थे। वो अब उसके नजदीक आ गए थे और कुछ देर बाद उनमें से एक उसके दाएं और दूसरा बाएं खड़ा हो गया। यार, तुमने कभी भीगा हुआ हुस्न देखा है? दाएं तरफ खड़े लड़के ने बाएं वाले से कहा। मारूफ की धड़कन गैर मामूली तौर पर तेज हुई। उसने बेताबी से सड़क के बाएं तरफ देखा। 10 मिनट हो चुके थे। यार, देखा तो नहीं, लेकिन अब देख रहा हूँ। दाएं वाला उसके करीब झुका। मारूफ की आंखों में पानी जमा होना शुरू हो गया। तभी एक गाड़ी दुकान के बिल्कुल सामने सड़क के उस पार रुकी थी। गाड़ी में से निकलते तैमूर को देखकर वो हर खौफ भूल गई थी। वो तेजी से दुकान का दरवाजा खोलकर तैमूर की तरफ भागी। तैमूर ने हैरत से उसे दौड़कर अपनी तरफ आते देखा। उसके करीब पहुंचते ही वो सीधी उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। एक पल के लिए वो बिल्कुल साकित हो गया। तेज बरसती बारिश की वजह से वो दोनों मुकम्मल तौर पर भीग चुके थे, लेकिन वो दोनों ही जैसे उससे बेनियाज हो चुके थे। एक गाड़ी तेजी से उनके करीब से हॉर्न बजाते हुए गुजरी तो तैमूर जैसे एकदम होश में आया। माही, क्या हुआ? उसने मारूफ को खुद से अलग करके उसका चेहरा ऊंचा किया। वो हिचकियों के साथ रो रही थी। रोने की वजह से उससे बात नहीं हो पा रही थी। तैमूर ने उसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वो अब भी उसी तरह रो रही थी। माही, कुछ बोलो तो। तैमूर ने उसके दोनों सर्द हाथों को अपने हाथों में लेकर सहलाया। मारूफ ने खौफजदा नजरों से फोटो स्टेट शॉप की तरफ देखा, जहां अब कोई नहीं था। उसकी नजरों के ताक़ुब में तैमूर ने दुकान की तरफ देखा और एक बार फिर उसका चेहरा देखा, जिस पर खौफ तहरीर था। तैमूर ने उसका हाथ छोड़कर कार का दरवाजा खोला और उसी तेजी से मारूफ ने उसका हाथ थामा। कहाँ जा रहे हैं? अब तुम कुछ बोलोगी नहीं तो मुझे खुद पता करना पड़ेगा कि क्या बात है। मारूफ ने जल्दी से खुद को संभाल कर अपने आंसू साफ किए। कुछ नहीं, मैं डर गई थी।
आप मुझे घर छोड़ दें। तैमूर ने गौर से उसका चेहरा देखा और फिर उसके हाथ में दबे अपने हाथ को। एक जानदार मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई थी। उसने मारूफ को एहसास दिलाए बगैर एक हाथ से ड्राइविंग शुरू कर दी। उसने एक बार फिर मारूफ की तरफ देखा, जो शायद इस बात से बेखबर थी। अगरचे एक हाथ से ड्राइव करना काफी मुश्किल था, लेकिन ये खुशगवार एहसास हर मुश्किल पर भारी था। गाड़ी रुकते ही वो चौंकी थी। वो घर सामने पहुंच चुके थे। उसने हैरत से अपने हाथ को देखा और सटपटाकर तैमूर की तरफ, जो मुस्कुरा रहा था। उसने जल्दी से उसका हाथ छोड़ दिया और गाड़ी से बाहर निकल आई। अपनी बेखबरी पर इसने 100 दफा खुद को मलामत की। कपड़े बदलते ही वो बिस्तर पर गिरकर बेसुध हो गई। जब उसे होश आया तो उसके अपने इर्द गिर्द काफी आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन उसने आंख नहीं खोली। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, बुखार उतर जाएगा। सलमान की आवाज उसके करीब से आई थी। अगर तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते तो लेने की जरूरत ही क्या थी? उसने तैमूर की गसीली आवाज सुनी। सलमान की मनमनाई हुई आवाज आई। तुम मुझे फोन कर सकते थे। तुम्हें अंदाजा है वो किस कदर डर गई थी? अगर मेरा फोन ना मिलता या मुझे पहुंचने में देर हो जाती तो? तैमूर ने गजबनाक तेवरों से सलमान को देखा। तैमूर का गुस्सा किसी तौर पर कम होने में नहीं आ रहा था। तैमूर, बस करो अब। उसमें सलमान की क्या गलती है? इसे इतनी तेज बारिश में यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत ही क्या थी? रक्षंदा ने तैमूर को टोक दिया। तैमूर ठीक कह रहा है। रक्षंदा, सलमान को कम से कम रहने दे भाभी। रक्षंदा ने हलीमा की बात काट दी। पहले ही तैमूर की बेजा ढील ने उसका दिमाग खराब कर रखा है। बड़े छोटे का इसे लिहाज ही नहीं रहा। इन्होंने गुस्से से तैमूर को देखा, जिसने नजरें झुका ली थीं। अब अगर उसने बिगाड़ा है तो सुधार भी लेगा। हलीमा ने प्यार से उसका माथा छुआ। रक्षंदा ने एक नजर हलीमा को देखने के बाद तैमूर को देखा। इतना ज्यादा प्यार मत करो तैमूर, मेरी बेटी इस काबिल नहीं। पता नहीं क्यों उनके मुंह से निकल गया। तुम रहने दो रक्षंदा, हमारी बेटी किस काबिल है हम जानते हैं। हलीमा ने गुस्से से रक्षंदा को देखा। मारूफ ने अपनी बंद आंखों में नमी उतरती महसूस की थी। मारूफ, प्लीज जरा ये अरीबा को अंडा खिलाना। मैं मोमिन को देखूं उठा है या नहीं। तानिया ने अरीबा को इसकी गोद में बिठा दिया। तानिया के जाते ही उसने अरीबा को सामने डाइनिंग टेबल पर बिठाया। अब उसने एक हाथ से उसे पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से उसे खिला रही थी। वो खा कम रही थी और उगल ज्यादा रही थी। उसकी ज्यादा तवज्जो सामने बैठी मारूफ की तरफ थी। कभी वो उसके कानों में पहने टॉप्स को छेड़ती और कभी उसके हाथों में पहनी चूड़ियों को पकड़ लेती। उसकी हरकतें मारूफ को मजा दे रही थी। उसने अरीबा को गोद में बिठा लिया और जोर जोर से हाथ हिलाया तो चूड़ियां बजने लगी। और जब जब चूड़ियां बजती अरीबा खिलखिलाकर हंस पड़ती और वो उसके साथ हंस रही थी। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल लेडीज, तैमूर ने उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा। मारूफ चौंकी और फिर एकदम खामोश हो गई। मारूफ ने चोर नजरों से साथ बैठे तैमूर को देखा, जो स्लाइस पर मक्खन लगा रहा था। वो उठने लगी थी जब तैमूर ने उसका हाथ पकड़ लिया। बैठ जाओ, मैं बस जा रहा हूँ। वो जानता था वो इसकी वजह से उठ रही है, वरना थोड़ी देर पहले उसकी हंसी अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। वो दोबारा बैठ गई। तुम गालिबन इसे नाश्ता करवा रही थी। तैमूर ने स्लाइस का छोटा सा टुकड़ा अरीबा के मुंह में डालते हुए उसे देखा तो मजबूरन उसे अरीबा को नाश्ता करवाना पड़ा, वरना तैमूर उसके इतने करीब बैठा था कि उसकी कोहनी 2 बार उसके बाजू से टकराई थी। क्या बात है, आजकल तुमने गुस्सा करना छोड़ दिया है? वो अंडा अरीबा के मुंह में डाल रही थी जब तैमूर उसकी तरफ मुड़ा। वो कुछ नहीं बोली। वो खुद नहीं जानती थी कि उसे क्या हुआ है। तलहा की असलियत जब उस पर खुली थी तो वो टूट गई थी। वो उससे मोहब्बत नहीं करती थी, लेकिन अपनी जिद को पूरा करने के लिए उसके पास वो वाहिद ऑप्शन था। हालांकि गलती उसकी थी कि निकाह होने के बाद भी गलत उम्मीद बांध रही थी। उस दिन तैमूर को देखकर जो एहसास उसे हुआ था, उसने उसे हिला कर रख दिया था। दिल कहता था जो तैमूर तुम्हारे लिए कर रहा है वो हमदर्दी नहीं है, वो तो मोहब्बत है। और वो चाहती थी वो दिल की बात मान ले। पता नहीं कब से नफरत के ढेर में सोई मोहब्बत जागने लगी थी। और फिर दिमाग कहता था ये मोहब्बत नहीं, एहसान है। वो तो शुरू ही से अपनों के लिए अपनी खुशी की कुर्बानी देता रहा है। सो अब भी तुम्हें तकलीफ और जिल्लत से बचाने के लिए उसने तुमसे शादी की। इसमें मोहब्बत कहाँ है? उसने थक कर तैमूर की तरफ देखा, जो गहरी नजरों से उसका जायजा ले रहा था। उसने घबरा कर टिश्यू से अरीबा का मुंह साफ किया। अच्छा स्वीटी, चलते हैं। लोग तो हमारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। तैमूर कुर्सी की पुश्त का सहारा लेकर उठा। तैमूर का हाथ उसके कंधे से टकराया तो वो जल्दी से आगे हुई और वो जो अरीबा को प्यार करने के लिए झुक रहा था, उसका चेहरा मारूफ के गाल से टकरा गया। मारूफ के हाथ में पकड़ा हुआ चम्मच नीचे गिर गया। उसकी नजरें बेख्तियार तैमूर की तरफ उठी। उसने भी उसकी तरफ देखा। अंदर दाखिल होती हुई तानिया अपनी जगह ठिठक कर रुक गई।
तैमूर और मारूफ एक दूसरे के इस कदर करीब थे कि तानिया ने बेसाख्ता अपना हाथ होंठों पर रखा। वो कुछ देर खड़ी रही लेकिन वो लोग टस से मस नहीं हुए। तानिया जल्दी से आगे बढ़ी, उनके करीब जाकर वो जोर से खांसी। तैमूर ने नजरें घुमाकर उसकी तरफ देखा, फिर एक झटके से सीधा हुआ। मारूफ की धड़कन जहाँ तेज हुई वहीं उसका सारा चेहरा सुर्ख हुआ था। तानिया ने गौर से दोनों की शक्लें देखी। पहले वो हैरान हुई लेकिन अब उसे हंसी आ रही थी। लाओ मारूफ, अरीबा को मुझे दे दो। वैसे इसने तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? तानिया ने बड़े भोलेपन से मारूफ का गुलाबी चेहरा देखते हुए पूछा। वो पहले ही अपनी बेख्तियारी पर नादिम थी। रही सही कसर तानिया ने पूरी कर दी। वो आंखों में आए हुए आंसुओं को छुपाने के लिए तेजी से मुड़ी। उसके जाते ही तानिया ने तैमूर की तरफ देखा जो मारूफ को देख रहा था। हेलो, तानिया ने उसकी आंखों के सामने हाथ लहराया। तुम भी ना? तैमूर झुंझलाकर बाहर निकल गया, जबकि पीछे से तानिया का कहका बेसाख्ता था। बड़ी अम्मी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, सहर और तानिया शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। तुम भी हो? शादी में दिन ही कितने रह गए हैं। अपनी पसंद का लहंगा ले आओ। तानिया ने मुस्कुराती नजरों से मारूफ को देखा जो उसकी तरफ देखने से कतरा रही थी। बड़ी अम्मी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसकी बात पर उन्होंने उसका उतरा हुआ चेहरा देखा। इससे पहले वो मजीद कुछ कहती तानिया बोल पड़ी। अम्मी, आज रहने दें, तैमूर और मारूफ इकट्ठे जाकर ले आएंगे। तानिया ने मुस्कुराकर कहा तो हलीमा ने सर हिला दिया। हाँ, ये ज्यादा बेहतर है, दोनों की पसंद का आ जाएगा। तुम दोनों जाओ और शाम से पहले आ जाना। उनके बाहर निकलते ही मारूफ ने अपना झुका हुआ सर उठाया। बेटा, मैं जरा धूप में बैठूंगी। ये तैमूर के कपड़े उसकी अलमारी में रख दो और ये फाइल भी। हलीमा के कहने पर वो कपड़े और फाइल उठाकर उसके कमरे में आ गई। आज कितने अरसे बाद वो उसके कमरे में आई थी। कमरा मुकम्मल तौर पर बदल चुका था और सबसे बड़ा इजाफा उसकी इन लार्ज तस्वीर थी। वो तस्वीर पर से नजरें हटाकर वार्डरोब की तरफ आ गई। कपड़े रखकर वो पलट रही थी जब कोई चीज उसके पांव से टकराई। उसने चौंक कर नीचे देखा जहाँ एक डायरी गिरी थी। वो उठाने के लिए झुकी तो डायरी के खुले सफ़े पर उसकी नजरें साकित हो गई। उसने जल्दी से डायरी उठा ली। उसने डायरी का पहला सफ़ा खोला। मैं आज खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। आज मैं जिंदगी में पहली बार डायरी लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मैं ऐसी बातें लिख रहा हूँ जो मैं किसी से नहीं कर सकता। मुझे लंदन पहुंचे 1 घंटा हो चुका है। थकन के मारे मेरा बुरा हाल है, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर है। मैं आज उसे दुख देकर आया हूँ जिसे मैंने जिंदगी में सबसे ज्यादा चाहा था। माही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। मैंने कभी उसे रोने नहीं दिया, लेकिन आज मैं उसे रुला कर आया हूँ। मैं उसे तब से चाह रहा हूँ जब वो चाहत का मफहूम ठीक तरह से मुझ पर वाजिया भी नहीं था। लेकिन आज उसके मुंह से ये सुनकर वो भी मुझे चाहती है, मैं साकित रह गया। वो मोहब्बत जो मैं सबसे छुपाता आ रहा था, उस पर पता नहीं कैसे आशिकार हो गई थी, और मैं गुस्से में पता नहीं उसे क्या क्या कह गया। ये सब मैंने इसलिए कहा कि बाद में उसे तकलीफ ना हो। अगर मैं उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता तो इंतजार उसकी किस्मत में लिख देता। मैं नहीं जानता था कि मैं कब वापस जाऊंगा, कब मेरी आजमाइश खत्म होगी। मैं खुद को तकलीफ दे सकता हूँ लेकिन उसे नहीं। मैंने उसे अपने सामने आने से भी मना कर दिया, क्योंकि उन आखिरी लम्हों में मैं कमजोर नहीं पड़ना चाहता था। वो बहुत छोटी है, मैं उसकी मासूमियत को अपने मसाइल की भेंट नहीं चढ़ा सकता, इसलिए उसका दिल तोड़ आया हूँ। मारूफ ने तेजी से खाली सफ़ों को पलटा। मैं आज बहुत तकलीफ महसूस कर रहा हूँ। मैंने पाकिस्तान फोन किया तो पता चला माही ने मेडिकल में एडमिशन लेने से इनकार कर दिया है। मैं जानता हूँ वो ये सब क्यों कर रही है। वो मुझसे नाराज है, लेकिन मैं उसे समझाऊंगा। ये उसके बड़े पापा की ख्वाहिश है, वो उसे जरूर पूरा करे। मैं 4 दिन से उससे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो फोन पर नहीं आ रही। मैं ये क्यों भूल गया था कि वो बहुत जिद्दी है। अगर उसने सोच लिया है कि वो एडमिशन नहीं लेगी तो ये नहीं लेगी। हर गुजरते वक्त के साथ मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने गलत किया। मुझे माही को बता देना चाहिए था कि मैं उससे प्यार करता हूँ। अब मुझे डर लगने लगा है कि कहीं मैं उसे खो ना दूँ। अब मैं हर पल यही दुआ करता हूँ कि माही मेरा नसीब हो। मैं जल्द अज जल्द पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। कल मैंने 3 साल बाद उसे अपने सामने देखा। एक पल के लिए तो मैं बिल्कुल साकित हो गया था। वो बहुत खूबसूरत हो गई है, लेकिन बहुत बदल गई है। शायद अब भी मुझसे नाराज है, लेकिन मैं उसे मना लूंगा। वो वाकई बहुत बदल गई है। पहले हर वक्त उसके लबों पर शौकी सी मुस्कुराहट रहती थी, अब जामिद सी खामोशी है। उसकी खामोशी से मुझे वहशत होती है। मैं उसे पुरानी बातों का हवाला देकर तंग करता हूँ, लेकिन फिर भी उसकी चुप नहीं टूटती।
वो तलहा को मेरे और अपने दरमियान ला रही है। मैं जानता हूँ वो उससे मोहब्बत नहीं करती। ये मनमानी मैं उसे नहीं करने दूंगा। उसने अगला सफ़ा पलटा। मैं जानता था मेरे प्रपोज़ल पर वो नाराज़ होगी, लेकिन इस तरह रिएक्ट करेगी मैं सोच भी नहीं सकता था। वो कहती है वो मुझसे नफ़रत करती है, मैं कैसे मानूँ कि वो सच कह रही है, हालाँकि उसकी आँखें कुछ और बोलती हैं। शायद वो ये नहीं जानती कि उसकी आँखें सच बोलती हैं और शायद वो ये भूल गई है कि मैं उसकी आँखें पढ़ सकता हूँ। इन आँखों में आज भी मेरी मोहब्बत है, सिर्फ़ मेरी। पापा ने बिल्कुल ठीक कहा था। मैं उसे उससे ज़्यादा समझता हूँ और ये कि वो ज़िद में हमेशा अपना नुकसान करती है। अब भी वो ऐसा कर रही है। अगर वो तलहा को पसंद भी करती तो भी मैं उसे खो नहीं सकता। मेरी ज़िंदगी की एक वही तो तमन्ना है। मैं उससे किसी कीमत पर भी दस्तबरदार नहीं हो सकता। माही तो कभी भी ऐसी नहीं थी। मैं नहीं जानता था मेरे अल्फाज मेरे लिए अज़ाब बन जाएँगे। वो मेरी मोहब्बत को तरस समझती है। वो कहती है मुझे कुर्बानी देने का शौक है। मैं उसे कैसे बताऊँ कुर्बानी देना कितना मुश्किल काम है, दूसरों के लिए जीना कितना मुश्किल होता है। मैं अब थक रहा हूँ। 3 साल दिन-रात मैंने खुद को जलाया ताकि जल्द अज जल्द माही तक पहुँच सकूँ। मैंने हमेशा रब से हाथ उठाकर अपने लिए कुछ माँगा तो सिर्फ़ उसे माँगा और खुदा ने मेरी सुन ली। वो मेरी हो चुकी है, लेकिन सिर्फ़ नाम की हद तक। मैं समझता था कि मैं उसे मना लूँगा, लेकिन मुझे लगता है मैं गलत हूँ। मैं जो उसे जानने का दावा रखता था वो गलत साबित हो रहा है। 3 साल पहले उसे मुझसे मोहब्बत का एहसास हुआ था और वो मेरी एक गलती जो मुझे तब ठीक लगी थी, आज तक माफ़ नहीं कर सकी और मैं कब से उसे चाह रहा हूँ वो नहीं जानती। उसका रवैया मुझे कितना तकलीफ़ देता है। मैं उसे बताना चाहता हूँ, माही मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में मैंने जितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, सिर्फ़ इस आस में कि तुम मेरे साथ रहोगी। मैं उसके चेहरे पर अपने नाम के रंग देखना चाहता हूँ। मैं उसकी आँखों में अपना अक्स देखना चाहता हूँ। अब मैं अल्लाह ताला से एक ही दुआ माँगता हूँ, अगर मैंने वाक़ई ज़िंदगी में कोई नेकी की है तो उसके सदक़े माही और उसकी मोहब्बत मुझे दे दे। मारूफ के हाथ से डायरी छूट गई। उसने दोनों हाथ अपने होंठों पर रख लिए। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। अम्मी मैं यहाँ फाइल छोड़कर गया था। बाहर से आती तैमूर की आवाज़ पर उसने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। बेटा वो मैंने मारूफ को दी थी, तुम्हारे कमरे में रख गई होगी। कुछ देर बाद वो दरवाजा तेजी से खुला। अंदर दाखिल होते ही तैमूर ठटक कर रुक गया। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? वो घबराकर घुटनों के बल उसके करीब बैठ गया। मारूफ ने डायरी उसके सामने कर दी। उसने हैरत से डायरी को देखा, फिर बेइख्तियार गहरा सांस लिया। मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत तो मेरी डायरी है जिसका तुमने एतबार तो किया। वो मुस्कुराया, फिर अपनी नजरें उसके चेहरे पर टिका दी। पहले मैं समझता था कि मैंने जो भी किया ठीक किया, हालांकि उसमें बहुत रिस्क था, लेकिन मैं मजबूर था। मैंने पापा से वादा किया था कि मैं उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करूंगा, तो मैं कैसे उनसे किए हुए वादे को इग्नोर कर देता। पापा ने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू न आने दूं। मैंने तो सिर्फ इन वादों को पूरा करने की कोशिश की थी। मैं सिर्फ तुम्हें तकलीफ से बचाना चाहता था, लेकिन अनजाने में तुम्हें तकलीफ दे गया। इन 3 सालों में हर लम्हा मुझे तुम्हें खोने का डर लगा रहता है। क्या तुम इन 3 सालों में हर लम्हा मुझे तुम्हें खोने का धड़का लगा रहता था? क्या तुम मेरी इस तकलीफ का अंदाजा कर सकती हो, जो मैंने खुद अपने नसीब में लिख ली थी? फिर अचानक उसने अपने हाथों में मारूफ का चेहरा थाम लिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ माही। क्या मेरी गलती इतनी बड़ी है कि मुझको माफ ना की जा सके? क्या मैं इस काबिल भी नहीं कि तुम्हारी मोहब्बत मुझे मिल सके? मारूफ ने अपने चेहरे पर से इसके हाथ हटा दिए। अम्मी ठीक कहती हैं, मैं आपकी मोहब्बत के काबिल नहीं, और आप किस काबिल हैं सब जानते हैं, मेरा दिल जानता है। लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार आप मुझे कह देते तो क्या मैं आपकी बात ना समझती? वो इसका चेहरा देखने लगी। आपको मुझसे इतनी मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, मैं इस काबिल ही नहीं। आपने मेरे लिए, हम सबके लिए क्या कुछ नहीं किया, फिर भी मैंने आपको तकलीफ दी। मैं तो इतनी बुरी हूँ। बड़े पापा की बात भुला दी। इन्होंने आपको तकलीफ देने से मना किया था, फिर भी मैंने सबसे ज्यादा आपको तकलीफ दी। मैं बहुत बुरी हूँ। उसकी आवाज भराई हुई थी। तुम बुरी कैसे हो सकती हो माही? तुम तो मेरी जान हो। तैमूर ने उसका चेहरा ऊंचा किया तो वो बेख्तियार उसके सीने से लग गई। मैं बहुत बुरी हूँ तैमूर, बहुत बुरी। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने सिर्फ कुछ साल मोहब्बत की तो आपकी दी हुई एक तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकी, जबकि आपकी मोहब्बत तो वो रुकी। मैं क्या करती? मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। मुझे लगा आपने मेरा मान तोड़ा है। गलती मेरी है, मैं आपको समझ नहीं सकी।
آپ کا دعویٰ غلط نہیں۔ تیمور، میری آنکھوں میں، میرے دل میں، ہر جگہ آپ ہیں۔ میں کل بھی آپ سے پیار کرتی تھی اور آج بھی کرتی ہوں۔ ماہی ہمیشہ سے تیمور کی تھی اور رہے گی۔ وہ اس کے سینے سے لگی سسک رہی تھی۔ پرسوں مہندی ہے اور کام ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ حلیمہ نے جھنجھلا کر مومن کو اپنی گود سے اتارا۔ امی، آپ خواہ پریشان ہو رہی ہیں۔ تیمور اور سلمان کر تو رہے ہیں۔ تانیہ نے مسکرا کر ماں کو دیکھا۔ امی، یہ دوپٹہ دیکھیں، مجھے سوٹ کر رہا ہے۔ سحر نے لہنگے کا دوپٹہ سر پر لیا۔ ابھی اتار دو، پہلے نہیں لیتے ورنہ روپ نہیں آتا۔ حلیمہ نے جلدی سے کہا تو رخشندہ اور تانیہ مسکرا دیے۔ السلام علیکم، تیمور نے اندر آتے ہوئے کہا۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے ارد گرد پھیلے ہوئے کپڑوں کو دیکھ کر پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، تمہاری اور سحر کی مہندی کی تیاری ہو رہی ہے۔ تانیہ نے شرارت سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ مسکراتے ہوئے سیڑھیاں پلانگتا اوپر آ گیا۔ اس نے کمرے میں جھانکا تو وہ وہاں نہیں تھی۔ وہ سیدھا چھت پر آ گیا جہاں وہ ہتھیلی پر چہرہ ٹکائے بہت غور سے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ شرارت سے اس کی طرف بڑھا۔ وہ جو اسے ڈرانے کا سوچ رہا تھا اس کے قریب پہنچنے پر رک گیا۔ اس کی نظریں اس کے چہرے پر جم سی گئی تھی۔ معروف نے آسمان سے نظریں ہٹا کر اپنے بائیں جانب دیکھا تو چونک پڑی، ایک دم کھڑی ہوئی۔ آپ کب آئے؟ کئی سال ہو گئے ہیں۔ تیمور کے کہنے پر وہ مسکرا دی۔ نیچے چلیں؟ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ ابھی تو میں آیا ہوں۔ تیمور نے مسلسل اسے نظروں کی گرفت میں لے رکھا تھا۔ نہیں، وہ بڑی امی کہتی ہیں شام کو چھت پر نہیں آنا چاہیے۔ اب شام ہو رہی ہے، اس نے ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ کر کہا۔ کیوں؟ بس ایسے ہی، تیمور کے پوچھنے پر وہ مسکرا کر دوسری طرف دیکھنے لگی تو تیمور نے بھی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ مسلسل خود پر جمی تیمور کی نظروں سے اسے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ قدرے جھنجھلا کر اس کی طرف پلٹی۔ کیوں، تمہیں دیکھنے پر پابندی ہے؟ تیمور نے اس کی گھبراہٹ سے لطف لیتے ہوئے کہا۔ دیکھنے پر نہیں، لیکن ایسے دیکھنے پر پابندی ہے۔ معروف نے خفگی سے تیمور کی شرارت سے بھرپور تاثرات کو دیکھا۔ اچانک تیمور نے اسے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا۔ وہ اچانک اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی، گھبرا کر اس کی گرفت سے نکلی۔ بڑی امی ٹھیک کہتی ہیں، شام کے وقت چھت پر نہیں آنا چاہیے ورنہ جن چمٹ جاتے ہیں۔ معروف نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر تیمور کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں جن ہوں؟ تیمور نے انگلی سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ تو کسی جن سے کم بھی نہیں۔ وہ اب بھی باز نہیں آئی تھی۔ اچھا، یہ جن تو سالوں سے تم پر عاشق ہے اور اب تمہیں چمٹنے کو بے قرار ہے۔ تیمور دونوں بازو پھیلا کر اس کی طرف بڑھا۔ تیمور، اس نے گھبرا کر تیمور کی طرف دیکھا۔ صحیح معنوں میں اب اس کے ہوش گم ہوئے تھے۔ تیمور پیچھے سے آتی تانیہ کی آواز پر جہاں معروف گھبرا گئی تھی وہیں اس کے ہاتھوں پر تیمور کی گرفت ڈھیلی ہوئی تھی۔ تم یہاں اکیلے کیوں کھڑے ہو؟ سلمان تمہیں بلا رہا ہے۔ تیمور کے چوڑے وجود کے پیچھے وہ بالکل چھپ گئی تھی، اس لیے تانیہ اسے دیکھ نہیں سکی۔ تانیہ کے مڑتے ہی وہ تیزی سے ہاتھ چھڑا کر نیچے کی طرف بھاگ گئی۔ امی، معروف کی رخصتی میں ابھی 2 دن باقی ہے نا؟ تانیہ کے پوچھنے پر حلیمہ نے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کیوں، تمہیں نہیں پتا؟ نہیں، بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر شرارت سے تیمور اور معروف کو دیکھا۔ معروف، دیکھو تمہارا مہندی کا سوٹ آ گیا ہے۔ سحر نے یلو اور اورنج کنٹراسٹ کا سوٹ معروف کے آگے کیا جسے اس نے جلدی سے تھام لیا۔ رخشندہ نے غور سے معروف کا چہرہ دیکھا جہاں خوشیوں کا یقین تھا۔ کچھ دن سے معروف کے رویے میں واضح تبدیلی آئی تھی۔ اس کے قہقہے لوٹ آئے تھے۔ انہیں پتہ تو تبھی چل گیا تھا لیکن آج تصدیق بھی ہو گئی تھی۔ انہوں نے مسکرا کر ان کی دائمی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ ان تینوں نے اب معروف کو گھیر رکھا تھا اور حلیمہ باقاعدہ اپنی بہو کا دفاع کر رہی تھی۔ تیمور نے مسکرا کر اپنی نظریں مظفر صاحب کی تصویر پر ٹکا دی۔ مجھے یقین ہو گیا ہے پاپا، بزرگوں کی دعائیں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ آج آپ کی دی ہوئی دعا قبول ہو گئی ہے۔ مجھے ایسا ساتھی ملا ہے جو صحیح معنوں میں مجھ سے محبت کرتا ہے اور جس کی محبت میری زندگی کی سب سے بڑی چاہت تھی، اور آج میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کو اپنی تمام تر خوبصورتی کے ساتھ پا لیا ہے۔ اس نے ایک بار پھر اپنی نظریں معروف پر جما دی۔ اس کے چہرے پر دھنک کے سب رنگ بکھرے تھے اور اب ان رنگوں سے وہ اس کی زندگی سجانے والی تھی۔ چلیں گائز، یہ تھا خوبصورت سا ناول۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگر نہیں بھی پسند آیا تو لازمی مجھے بتائیے گا۔ تھوڑی سی ڈیٹیل میں رائٹر سے مسٹیکس ہوئی ہیں۔ ڈیٹیل ذرا واضح طور پر نہیں تھی۔ کبھی جیسے نیکسٹ پارٹ سٹارٹ ہوتا تھا، نیکسٹ پیراگراف سٹارٹ ہوتا تھا تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ نیکسٹ پیراگراف سٹارٹ ہو گیا۔ وہ ایسے ہی لگتا تھا وہی سین چل رہا ہے، جس کی وجہ سے کافی کنفیوژن والا ناول ہو گیا تھا۔ اگر
آپ کو اس ناول پر کوئی کمنٹ یا کوئی سوال ہو یا پھر ویسے بھی کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں، لائک بھی کر دیجیے گا اگر آپ کو پسند آیا ہو تو۔ چلیں ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔